सभी दो नमस्कार। आज मैं राष्ट्रवादी जन पार्टी में जिला प्रचार सचिव का किया गया। मुझे आज से बहुत खुशी मिलती है। परिवार में क्योंकि आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया और आपने बुद्धि विवेक को देख के आपने हम पे विश्वास किया। एक तो पीछे चल के रहो, खड्डे में जा रहे तो खड्डे में जैसे जा ही रहा हमारे उत्तराखंड खड्डे में आपने वोट नहीं दिया। आपने हमारे सेवक को देकर हमारे पास कुछ न देने को था तो उस लालच नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था, लेकिन आपने हमारे सेवक को स्वीकार किया। सवाल हो रहा है तो उसके लिए तो मैं पहले दिन से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और हमारा कुछ कारणवश इसीलिए जुड़े हुए हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं बता जाते हैं। तो पर हमें पता है अनुभव जहाँ होता है वहाँ तो कोई रास्ता कठिन नहीं है। अनुभव नहीं है तो हम तक घास कटनी नहीं है, हम को लेके के कुछ अनुभव हमें नहीं है तो हम लोग लगे दो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मुद्दा है आप सभी को मालूम है कि आज पूरा उत्तराखंड राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षाओं के चलते पहाड़ और मैदान की आंच में झुलस रहा है। और यदि इस आंच को हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के गणमान्य लोग हैं, सम्रांत नागरिक हैं, उन्होंने राजनीतिक मंसूबों को लेकर के पहाड़ मैदान करने वाले लोगों को अगर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाला समय उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत सुखद नहीं होने वाला है। इसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। आपने जनता के कवि अदम गोंडीवी जी का नाम सुना होगा। उन्हीं की कविता को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनको सादर याद करते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू कर रहा हूँ कि पहाड़ या मैदान के अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छीनिए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छीनिए। तो आपने देखा होगा साथियों, कई राजनीतिक दल जो अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा से पाने की जद्दोजहद में राजनीति में कुछ भी कर गुजरने से नहीं हिचक रहे हैं। और उसी के चलते आज ये पहाड़ और मैदान के बीच में लोग बड़ी तेजी से इस पर लेकर के बहस कर रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में पूरे उत्तराखंडीय की सेहत के लिए उचित नहीं है। आपने देखा होगा कि जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विधानसभा में अमर्यादित शब्दों का उच्चारण किया था, तब ही राजनीति में उनके कद को देखते हुए और उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ना तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको तत्काल टोका, न वहाँ पर मौजूद हमारे सत्ता पक्ष के और न विपक्ष के विधायकों ने उसको तत्काल रोका, और ना ही उनकी इस टिप्पणी को विधानसभा जो तमाम बहस शुरू हो रही है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि लोग गलत काम कर रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं या कोई कानूनन रूप से उनको गलत ठहराया जा रहा है तो वहाँ पे भी पहाड़ मैदान की बात कर दे रहे हैं। वे अपने आप में दुर्भाग्य बात है। और इसके लिए कांग्रेस भी बराबर की दोषी, जिन्होंने पिक एंड चूज करते हुए केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी का मामला उठाया, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायकों ने जब मैदानी समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि उत्तराखंडियत की बात करने वाले जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी का होने के चलते इस पर चुप्पी साधा। इसी के चलते इसी की परिणति आप देख सकते हैं कि उनके तत्काल इस्तीफे के बाद जो एक वर्ग प्रेमचंद अग्रवाल जी के समर्थन में खड़ा हो गया और वो उनके भ्रष्टाचार के मामलों को भुला दिया। उन्होंने अंकिता भंडारी के मामले में क्या कहा, वीआईपी को एक कमरा ठहरा दिया, अपने निजी सगे संबंधियों को विधानसभा से लेकर के और दूसरे विभागों में नौकरियां दे दी। इसके अलावा वन भूमि कब्जा करके जो है रिजॉर्ट वगैरह बनवा दिया। लेकिन उनके भ्रष्टाचार, उनके इतिहास को भूल करके वो लोग उनके प्रेमचंद अग्रवाल जी के समर्थन में सिर्फ इसलिए खड़े हो गए कि वो उनकी बिरादरी के। तो जितना गलत इसमें पहाड़ी समाज है, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कुछ लीडर्स ने मैदानी समाज के प्रति हिंसाजनक
शब्दों का प्रयोग किया और सोशल मीडिया में बाकायदा इसको लेकर के कई सारे अमर्यादित शब्द बोले, जिसके चलते उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। तो साथियों, जितना गलत हमारे पर्वतीय समाज को लेकर के, पर्वतीय समाज को पोलराइज ध्रुवीकृत करने को लेकर के कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन राजनीति कर रहे हैं और पूरे मैदानी समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसाजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये जितना गलत है उतना ही गलत है कि जितने आज कई समाज और कई महासभाएं और कई सभाएं पर्वतीय समाज के लिए भी अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो हमारा पूरा उत्तराखंडी समाज से, जो उत्तराखंडीयत को लेकर के जो लोग जीते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं, उन सभी से यहाँ पर उनकी भूमिका के लेकर के आज ये आह्वान भी है कि आप लोग आएँ, आगे आएँ, समाज के जितने गणमान्य लोग हैं, जितने सप्रांत नागरिक हैं, आगे आएँ और अपने अपने संपर्क, अपने अपने संबंधों को लेकर के आप जितने जल्दी हो सके इस आग को बुझाने का काम करें। जो लोग इस तरीके की राजनीति करते हैं, चाहे वो आपकी बिरादरी के हों, चाहे दूसरे की बिरादरी के हों, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक़ करते हो, किसी भी सभा, महासभा, राजनीतिक से ताल्लुक़ करते हो, आप तत्काल उनको एड्रेस करिए। और आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के लोगों को सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ 2 व्यूज़ के लिए, सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ इसके सिर्फ इसलिए मत बनाइए कि इसको लोग देखना पड़ना चाहते हैं। इन शब्दों की, इस तरीके की जज्बातों की कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए, ना तो मीडिया में और ना समाज में। तो इस तरीके के लोगों को हर तरीके से हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है। अगर हम आज ऐसे राजनीतिक लोगों का साथ देंगे तो कल इस आग में सभी लोग जुड़ सकते। ये उत्तराखंड आप जानते हैं कि अगर पूरा इतिहास उठा के देखा जाए तो एक टाइम था कि जब तत्कालीन सांसद भी केवल हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग करने के वादे के साथ उनको हरिद्वार में सांसद बना दिया, लेकिन तब से लेकर के हम लोगों ने विकास को लेकर के काफ़ी दूरी तय कर दी है। आज बजट के मामले में, विकास के मामले में उत्तराखंड हिमाचल से आ गया। यहाँ का पर कैपिटा इनकम से लेकर के, यहाँ के बजट का आकार से लेकर के हर चीज़ में आज हिमाचल से आ गई है, जबकि हिमाचल हमसे कितने साल पहले बन गया था। आप उत्तराखंड बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे जो मैदानी क्षेत्र के लोग कभी इस बात पे राजनीति करते थे कि भाई हमें उत्तराखंड में शामिल नहीं होना, आज उनको बोल दिया जाए कि भाई आप क्या यूपी में शामिल होंगे, तो वो लोग कोई भी यूपी में शामिल नहीं होना चाहते। आप देख सकते हैं कि यूपी से लगी हुई जो सड़कें हैं, हमारे जो मैदानी जिलों के क्षेत्र हैं जो यूपी से लगे हुए हैं, उनके विकास में आज वो हमारे उत्तराखंड से बिजली की लाइनें लेते हैं, बिजली के पोल हमारे उत्तराखंड से लेते हैं। जैसे आप क्रॉस करते हैं बहुत सारी बॉर्डर्स, तो आपको सड़कों का अंतर दिख जाता है, विकास का अंतर दिख जाता है, रोजगार का अंतर दिख जाता है। तो इसलिए उत्तराखंड उस खाई को दोबारा से पुनर्जीवित करने के बड़े मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे। तो इन चीज़ों को हर हद तक, हर स्तर पर जो है हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जरा भी इकट्ठे नहीं किए जाने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर के आज प्रेस है। और मेरे अगर किसी साथी का कोई सवाल है उस पर भी आपसे प्लीज वेलकम। इसको कहा जाना चाहिए कि भाई उत्तराखंड एक पर्वतीय बाहुल्य राज्य है। तमाम जिले इसमें 2-3 जिलों को छोड़ करके बाकी सारे जिले पर्वतीय हैं और इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास की मुख्य धारा में पिछड़ जाने के कारण ही जो है अलग राज्य उत्तराखंड की मांग की गई थी। तो इसलिए माना जा सकता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन जब क्रिया की प्रतिक्रिया वाली बात होती है तो उसमें भी कई सारे लोगों को आगे आना चाहिए इस बात को लेकर के कि उनके इस्तीफे के साथ ये चक्कर क्लोज हो जाना चाहिए। अब अगर आप हर किसी के प्रतिष्ठान में जाओगे, मैदानी क्षेत्र के लोगों को टारगेट करोगे इसके लिए, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में ये उत्तराखंड के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड एक जनरल राज्य है। हमें बाकायदा बल्कि इसके कानूनी पक्षों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र में घोषित करने की मांग करनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। पूरे उत्तराखंड को ओबीसी में घोषित करने के लिए मांग की जा सकती है। तो ऑटोमेटिकली कानून से हम लोग गवर्न होंगे। यहाँ की जल जंगल जमीन बचेंगी, यहाँ के लोगों को मूल निवास का लाभ मिलेगा, यहाँ के लोगों को भू कानून का लाभ मिलेगा। लेकिन जब तक हम लोग इसको शेड्यूल टाइप में दर्ज नहीं कराते हैं उत्तराखंड को, जब तक इस उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को हम लोग जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं करते, तब तक ये जनरल स्टेट है। और जनरल स्टेट में उसकी काफ़ी कुछ सीमाएं कानून के अंतर्गत होती है। और इस तरीके से अगर हम दूसरे के प्रतिष्ठानों में जाकर के उनके साथ अमर्यादित आचरण करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर कानून आड़े आएगा। और कानून अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगा तो इससे कानून के कारण जो है ये चीज़ें और ज़्यादा खराब होने की संभावना है। तो इसलिए समय रहते हमें समझदारी का परिचय देते हुए इस आग को उनकी स्थिति के साथ ही खत्म कर देना चाहिए। और इस सबसे बड़ी बात जो है, इसमें लड़ाई क्या है कि कांग्रेस ने पहाड़ मैदान के मामले में
जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को आतिशबाजी करी, मुझे लगता है कि वो भी काफी बड़ा चढ़ा के किया जाने वाला कार्य। अब जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको संबंधित पदों से नहीं हटाया, तो कांग्रेस का ये जो अप्रोच है ये भी एक गलत था। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का भी एक बड़ा सिद्धांत है, भाजपा के लिए बड़ी आसान राजनीति है कि किसी तरीके से पब्लिक को हिंदू और मुस्लिम में ही पोलराइज करके रखा जाए। अब ये पहाड़ और मैदान का एक अलग डायमेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वो ये भी भाजपा के लिए एक चुनौती की बात है। तो जाहिर सी बात है कि कई सारी जो असंवेदनशील टिप्पणियां हैं, असंवेदनशील आचरण है, भाजपा की तरफ से भी आ सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी आ सकते हैं, तमाम क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी आ सकते हैं। और जो छोटा मोटा अपना जनाधार संभाल रहे हैं, कोई सभा है, अडानी सभा है, फलाना सभा है, फलानी महासभा है, उनके द्वारा भी इस तरीके की चीजें आ सकती हैं ताकि उनका भी कुछ राजनीतिक वजूद बने, वो अपने समाज को, अपने जाति वर्ग को जो है ध्रुवीकृत कर सके। इन सभी लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं और मनसाएं हैं, ये उत्तराखंड के सौहार्द को खराब न कर सके, इसके लिए भी काम करे जाने की जरूरत है। एक सवाल है मेरा, प्रेमचंद को लेके बहुत सारे का बवाल हुआ, बवाल के बाद उनका इस्तीफा भी हुआ, लेकिन प्रेमचंद और महेंद्र भट्ट के रिश्ते भी उजागर हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप कसूरवार सिर्फ प्रेमचंद को ही मानते हैं या महेंद्र भट्ट की कसूरवार है? और विधानसभा अध्यक्ष भी क्या कसूरवार है जो विधानसभा अध्यक्ष इसमें निशाने पे तीन चार लोग आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया, उन्होंने सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध नहीं किया, तो प्रेमचंद के अग्रवाल के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों को ये भी देखना चाहिए था कि जिन्होंने भी प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया, जिन्होंने भी प्रेमचंद अग्रवाल जी के पुतले फूके, उन्होंने रितु खंडूरी की भी बराबर भर्त्सना की, उन्होंने महेंद्र भट्ट की भी बराबर निंदा की, उन्होंने सुबोध उनियाल को भी बराबर टारगेट में लिया। और ये कहीं ना कहीं ये समीकरण आपस में एक दूसरे से मिले हुए जरूर दिखाई देते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई महेंद्र भट्ट और जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उन दोनों के पुत्रों की ज्वाइंट जो है एक प्रॉपर्टी है जिसपे होटल बन रहा है, जिसमें सरकारी भूमि और वन भूमि को कब्जा करके सड़क बन रही है। उसको लेकर के हम अभी पिछले दिनों वन मुख्यालय में जो मुख्य वन संरक्षक हैं बीपी गुप्ता जी, उनको भी हम लोग मिले थे और कार्रवाई की मांग करी थी हमने कि भाई लक्ष्मण झूला पुलिस को आप आदेश करिए, राजस्व विभाग से इसकी पैरवाई कराइए, वन विभाग के जो अधिकारी हैं संलिप्त उनको भी करिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी के बयान के तुरंत बाद उनके समर्थन में जिस तरीके से महेंद्र भट्ट जी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी कि भाई मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तो उस समय तक तो ज्यादा खुलासा नहीं हुआ था कि इनकी किस तरीके से अंदर पार्टनरशिप है, लेकिन उनके बयान के निहितार्थ तुरंत पता लग गए। जैसे ही वो उनकी पार्टनरशिप से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और पत्र जारी हुए तो तुरंत पता लग गया कि भाई आप आपस में तो पार्टनर हैं और आप जो है आड़ ले रहे हो आप जनहित की, और जो है विधायक को या मंत्री के खिलाफत में बयान देने की, तो आप जनहित की आड़ दे करके आप मुकदमे दर्ज कराने की बात कर रहे हो। लेकिन इनका असली इंटेंशन ये था क्योंकि वो उनके पार्टनर थे और वो किसी भी तरीके से दमन करके सत्ता के प्रभाव के तले जो है इस आवाज को दबाना चाहते थे, जो कि सफल नहीं हुआ। बहुत जल्दी उस बात का खुलासा भी हो गया। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुबोध उनियाल जी वन मंत्री हैं और वन भूमि को कब्जा करके वो सड़क बनाई गई है, उसको लेकर के भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। और ये बताता है कि किस तरीके से उनके विधानसभा क्षेत्र, उनकी ऑडियंस, उनके मतदाता किस तरीके से ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, उनके हित किस तरीके से आपस में जुड़े हुए ये साफ हो गया। आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सदन में जो कुछ भी हुआ एक सोची समझी साजिश है और 2027 में जो परिसीमन होना है उसको लेकर ये साजिश की गई है। 2027 में कोई परिसीमन नहीं होने वाला है। 2027 के बाद पहले जनगणना, 2026 में जनगणना होगी, 2026 में जब जनगणना होगी उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद 2029 में जाकर के ये परिसीमन होगा। तो 2027 में कोई परिसीमन नहीं होने जा रहा है। जो परिसीमन को लेकर के अभी से आवाज उठा रहे हैं उसको भी समझा जाना चाहिए कि जब परिसीमन अभी से नहीं हो रहा है तो आप जन जागरूकता कह सकते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 2027 में परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि दूरदर्शिता है, उनको भी पूरी चीजों की जानकारी नहीं है। क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होती, तो जब तक जनगणना फाइनल नहीं होती तब तक आप कैसे परिसीमन करवा दोगे? कोई अयोग्य आदमी उसके बाद तुरंत दूसरे जो कांग्रेस के उनके लीडर्स हैं उनकी भी उस बात पर टिप्पणी आ गई, उस बात पर भी जो है उनकी प्रतिक्रिया आई। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को अगर इस तरीके के शब्दों का अगर आप उच्चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा आपको अपने चुनाव क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। आप राज्यसभा में जा सकते हो, लेकिन जनता के बीच जाकर के वोट पाना इस तरीके के बयानों के बाद इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा कि जिससे उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा।
देखिए, हम लोगों ने ये प्रेस आज इसीलिए की कि इस तरीके के मुद्दों को कुछ राजनीतिक दल और कुछ जन संगठन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी घृणित राजनीति के लिए, अपना जनाधार पाने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरीके से उकसावे में हर किसी लोग को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, उन सबको बचना चाहिए। और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ओपिनियन मेकर लोग हैं समाज में जिनकी बात सुनी जाती है, उनको भी इस बात में आगे आने की जरूरत है कि ताकि समय रहते उत्तराखंड को इस तरीके की नफरत की आग में झुलसने से बचाया जा सके। एक सवाल हम फिर ले लेते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल वाला मामला हो, ऋषिकेश का प्रकरण हो, या आज तक का जो मामला हो, एक 57 क्षेत्रीय दल है रजिस्टर्ड, लेकिन कोई भी एक दल ऐसा नहीं है जिसके बैनर तले इस तरह की कोई कार्यक्रम हो। छोटे छोटे लोगों ने ये कार्यक्रम करे हैं। सेहवाग जी, क्या कारण आप मानते हैं कि इतने दल होने के बावजूद भी कोई नेतृत्व तो नहीं कर पाया इस पूरी अगुवाई का? इसका मेन कारण क्या मानते हैं? ये जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में उनका जनाधार नहीं है, लोग उनसे जुड़े हुए नहीं है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी उनसे जुड़े हुए लोगों के कारण ही जानी जाती है। और मैंने देखा है कि जितने भी 57 राजनीतिक दल आप कह रहे हैं, उनमें अधिकांश राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, या कहीं धरातल पे उन लोग दिखते रहेंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में जनता के बीच में वो लोग नहीं है। अगर जनता के बीच में उनका कुछ होता है तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी वो लोग समझते हैं, और कुछ ना कुछ जनता में अपना जनाधार पाने के लिए या समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझाने के लिए या पालन करने के लिए वो लोग आगे आते हैं। लेकिन अगर उनकी कहीं भी भागीदारी नहीं दिखी है तो इसका सीधा सीधा तो मतलब है कि आज वो लोग कहीं भी अस्तित्व में कहीं भी नहीं है। छोटा सा सवाल इसी में आ गया। उत्तराखंड में एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी बना है आजकल यात्राओं पे, उस पर थोड़ा सा छाएंगे कि क्या आपको लगता है उनसे उम्मीदें हैं ये भी ऐसे निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन शुरुआत है, और किसी भी राजनीतिक दल की शुरुआत ऐसी ही होती है। और मेरी अपील भी है कि जितने अधिक लोग, जितने भी लोग भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से तंग आ चुके हैं, उनको इस तरीके की शुरुआत से जुड़ना चाहिए, इस तरीके की शुरुआत का हमेशा स्वागत करना चाहिए। और इस मोर्चे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे मास्टर जी हैं, चाहे चौबी कुमार जी हैं, चाहे लुसुन भाई हैं, चाहे रोहित डिमरी जी हैं, या जितने भी चेहरे इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे त्रिभुवन चौहान जी हैं, वो सब लोग अपनी जनता के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहले से जानते हैं। उन लोगों का संघर्ष पहले से ही जनता देख रही है। अगर ऐसे लोग एकजुट होकर के कोई मोर्चा बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने भी, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, और इवन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वो एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए और इस तरीके की एक सामूहिक प्रयास का स्वागत करना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों को मिलकर के, जितने भी विपक्ष के दल हैं, उन सब लोगों को जनता के मुद्दे पे एक होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस को भी उसके साथ आना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को आना चाहिए, ताकि जितनी विपक्ष की आवाज मजबूत होगी उतना सरकार को हम लोग जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बना सकेंगे। जनता के प्रति आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़े भाई की तरह सबको गले लगाना चाहिए और सब मिलकर भाजपा से लड़ाई करें? नहीं, भाजपा से लड़ने की बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जन विरोधी जितनी नीतियां हैं, जितनी सरकारें अपने काम के प्रति पूरा करने में, अपने घोषणा पत्रों के जो अपने संकल्पों को पूरा करने में 3 साल हो गए आज असफल साबित हुए हैं, उस पर आवाज उठा सकते हैं मिलकर के। भाई अगर 10 लोग यूपीडी के हैं, 10 लोग रीजनल पार्टी के हैं, 10 लोग जन मोर्चा के हैं, 10 लोग किसी और के हैं, 10 लोग कांग्रेस के हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम सरकारों को ज्यादा जवाबदेह बना सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अभी तक हल नहीं है। अभी फीस वृद्धि का मामले ले लो, स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवा लो, सब सड़कों पे आ जाएंगे, पहाड़ मैदान करवा लो, सब यहाँ आग लगा देंगे, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर तो बोलने को तैयार नहीं है। इस तरीके के जो मामले हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के आप देख ही रहे हैं, रोज आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमाम मिनिस्टर्स गिरे हुए हैं, लेकिन हम उनको घेरने के बजाय अगर आपस में ही लड़ेंगे या सरकार से मित्र विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। एक आपने सवाल उठाया कि इनकम कैपिटा में उत्तराखंड के लोग ज्यादा आ गए हैं, सड़कें ज्यादा बेहतर हो गई, तो क्या समझा जाए आपने इस बयान को? सरकार की तारीफ कर रहे हैं या सरकार से? देखिए, ये केवल अभी 3 साल की सरकार की तारीफ नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड ने जो 24 साल का सफर तय किया है, उसमें वो सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें सारे स्टार्टअप शामिल हैं, उसमें सारे। अब मैं सुरेंद्र सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि गोस्वामी जी का जो है आप माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आपका भी काफी बहुत स्वागत है, आप लोग हैं आपका।
सुमन रावत जी से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज मंच पर आएंगे और सूचना इस वाले से मेरा निवेदन है कि आप पार्टी में स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। बहुत स्वागत है। सुमित्रा जोशी जी से और आपका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपको पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन है कि आप उनका पार्टी में माल्यार्पण करके आप उनका स्वागत करेंगे। निवेदन है कि आप इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आप कर्मठ हैं, जिन्होंने जो हमारे चुनाव में आपको पता है रात दिन मेहनत की है, तो सैनिक ऐसा ही सैनिक होना चाहिए। और उनका मैं अपनी पार्टी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और भाई जी हमेशा जब तक पार्टी में निपुण हमें बहुत शुक्रिया भूमिका भाई, तो मैं सेवा जी से निवेदन करूँगी क्या बहुत बहुत बधाई भाई जी को। यहाँ पे सैनिक जिला देहरादून का सैनिक पोस्ट है जिनको वो है लाइफ तो बढ़िया है हमारी कुर्सी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आप सब नंबर भी लिखा दीजिए। आया थे ना ठीक बहुत कपिल जी से भी मेरा निवेदन है कि कपिल सोनिया जी कि आप भी प्लीज मंच पर आएंगे और भगवती प्रसाद जी से देवेंद्र सिंह गोसाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी का भी पार्टी पार्टी में हार्दिक स्वागत है और स्वागत है। आप सभी का पार्टी में स्वागत है। जिन सभी साथियों को आज जिम्मेदारी मिली है विभिन्न पदों पर, मुझे बेहद उम्मीद है आप सभी से कि हम सब लोग उत्तराखंड को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए, एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का, अपने समय का साधन अपनी आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारा राज्य पिछले 24 सालों में, क्योंकि आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया और आपने बुद्धि विवेक को देख के आपने हम पे विश्वास किया। एक तो अंधभक्तों की तरह पीछे चलते रहो, खड्डे में जा रहे तो खड्डे में जैसे जा ही रहे हमारा उत्तराखंड खड्डे में, आपने वो काम नहीं किया। आपने हमारे संघर्ष को देखे, हमारे पास कुछ न देने को था, कुछ लालच नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था, लेकिन आपने हमारे संघर्ष को स्वीकार किया तब आप लोग आए। तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और हमारा हम खुद में क्या हमारे में इतने अनुभवी हमारे सामने हमारे व्यक्तित्व सीमा